नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग जो अभी एक सीरीज़ लगा रहे थे टीजीटी पीजीटी के लिए और आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, उसमें जो हम लोग राज्य की उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे थे, तो आज उसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज 49वें प्रश्न से ये शुरू होगा। तो आइए देखते हैं आज का 49वां प्रश्न। लिखा है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध वही जो है सामाजिक अनुबंध या समझौता। देखिए अलग अलग टाइप से ऐसे लिख देता है ना, अनुबंध या समझौता। सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया। तीन लोग थे, है ना, सभी जानते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। ठीक, ये क्या थे तीनों विचारक, किससे संबंधित थे? सामाजिक समझौता समझौता सिद्धांत से। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। अब इसमें जो है प्रश्न पूछ रहा है कि लॉक जो है, लॉक ने समर्थन किया है किस चीज़ का? सीमित राजतंत्र का, निरंकुश राजतंत्र का, या कुलीन तंत्र का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लॉक क्या कहता है? लॉक व्यक्ति को क्या है, उस समय जो है मनुष्य को तीन तरह की स्वतंत्रता की बात करता है ना? जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति, ये तीन प्रकार के अधिकारों की बात वो करता है, मनुष्य के अधिकारों की बात करता है। और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए, इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करता है, वो राज्य का जो है निर्माण करवाता है ना? तो इसमें क्या है कि वो तीन प्रकार की रक्षा के लिए, इनकी रक्षा के लिए जो ये अधिकार है व्यक्ति के, इसके लिए राज्य का निर्माण करता है कि राज्य जो है इनको प्रोटेक्ट करेगा। और इन व्यक्तियों को वो यह भी मतलब सुविधा देता है कि अगर राज्य ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है, मतलब इनके अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं होता है, तो ये राज्य को जैसे कि बदल सकते हैं। मतलब ये नए स्टेट का ला सकते हैं या नए राजा को ला सकते हैं, है ना? तो इसलिए वो किस तरीके की बात करता है, यहाँ पर सीमित कर देता है वो राजा को। यानी राजा क्या है कि राजा अगर रक्षा नहीं कर पाएगा वो तो हट जाएगा, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया, सीमित राजतंत्र हो गया। यहाँ पर निरंकुश, कुलीन और निरंकुश की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सीमित राजतंत्र हो गया। इसलिए आंसर ए ठीक हो जाएगा। सीमित राजतंत्र की अवधारणा को वो समर्थन करता है। समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, लॉक सामाजिक समझौते के सिद्धांत को उपयोग किया। लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है किस चीज़ के लिए? तो राजनीतिक निरंकुशवाद को न्याय संगत ठहराने के लिए। ठीक है, निरंकुशवाद की बात वो नहीं करता। न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्याय संगत ठहराने के लिए, ठीक है, सर्वोच्चता को नहीं ठहराता है। न्यायिक अंग की सर्वोच्चता की भी बात नहीं करता है। उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए, उदार लोकतंत्रवादी राज्य को, है ना, यानी वो जो व्यक्ति के तीन अधिकार उसने दिए थे, जीवन स्वतंत्रता संपत्ति का, जीवन स्वतंत्रता संपत्ति का, इसी के लिए जो है वो राज्य की कल्पना करता है। ठीक है ना, ये राज्य को बनाने की कल्पना करता है और राज्य क्या करेगा, इनका प्रोटेक्शन करेगा। तो ये क्या हुआ, जो लोकतांत्रिक राज्य है, मतलब उदार लोकतांत्रिक राज्य की ये एक तरीके से बात करते थे। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चौथा भी देख लें, राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्याय संगत ठहराने के लिए, ये भी नहीं सही है ना? तो इसमें ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51वां है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु कौन सा सिद्धांत स्वीकार करता है? तो मनु जो है राज्य की उत्पत्ति से संबंध में जो है वो दैवी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। और क्या दिया है, शक्ति, सामाजिक संविदा, पितसत्ता। सामाजिक संविदा में आप जान ही रहे हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो वगैरह। ठीक है ना, तीन लोग। बाकी ये दैवी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? कौन सा राज्य उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो देख लेते हैं। राज्य की दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, या अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी अपने समय में जो है अपने तरीके से क्या करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। तो ये सही है। अगर ये पूछता कि यहाँ पर सबसे सही राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है ना, और ये ऑप्शन ना देता अगर, तब यहाँ पर विकासवादी सिद्धांत हो जाता। ठीक, क्योंकि
विकासवादी सिद्धांत को ही सर्वोच्च मान्यता दी जाती है राज्य उत्पत्ति के संबंध में। राज्य उत्पत्ति के संबंध में जो विकासवादी सिद्धांत है उसको सर्वोच्च मान्यता दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी देखिए इससे संबंधित कई प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? फिर से वही है। ठीक है, तो अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी अपने अपने जगह पर सभी जो है राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं ना। अगला देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता रहता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे कई लोग अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, आप विकासवादी मार्ग के चले आइएगा, सही से अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, फटाक से आप विकासवादी मार्ग के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी होता है चारों। जब ये आप ये वाला पढ़ेंगे अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी, तब ये वाला सही हो जाएगा, है ना, यानी डी ऑप्शन सही होगा। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन आप गलत करके चले जाते हैं, तब बड़ी दिक्कत होती है। तब आप 2 4 9 नंबर से रुक जाते हैं, टीजीटी हो, पीजीटी, एलटी, कोई परीक्षा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संविदा, सामाजिक समझौता, ठीक है ना, के लेखक कौन थे? बोंदा, गार्डनर, जवाहरलाल नेहरू या रूसो? तो ये रूसे थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना, इसी में जो है इन्होंने अपना जो स्टेट से संबंधित बातें थी इसमें इन्होंने दिया हुआ था। तो याद रखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है, तो रूसो की है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं, ये टीजीटी एलटी में बहुत पूछता है बार बार। अगला प्रश्न है 55वां। रूसो किस देश का रहने वाला है? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस? तो रूसो जो है फ्रांस के रहने वाले थे, याद रखेंगे। ये जस्ट नॉर्मल सा फैक्ट है, पूछ लेता है कभी एलटी वेल्टी में। अगला है क्वेश्चन। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संख्या किसने दी? प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संख्या किसने दी? तो थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे रूसो। ठीक है ना, ये थे रूसो। तीनों लोगों ने अलग अलग टाइप से बताया है कि जो राज्य से पहले जो एक अवस्था होती है उसको ये लोग प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं, मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं। तो उसमें जो 3 लोग हैं सामाजिक समझौता से संबंधित, है ना, 3 लोग हैं सामाजिक समझौता से संबंधित। कौन कौन? हॉब्स, लॉक और रूसो। ठीक है, ये फैक्ट बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आपको सुनकर ही याद हो जाए, लेकिन अगर लोग अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो हॉब्स बोलते हैं कि जो मनुष्य होता है प्राकृतिक अवस्था में वो क्या कहते हैं कि काफ़ी उद्दंड, मतलब मारपीट करने वाला होता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है। लॉक कहता है कि उसमें सभी लोग बड़े अच्छे से रहते हैं, प्राकृतिक अवस्था में बहुत अच्छे से रहते हैं आपस में वो। ठीक है, और रूसो कहता है कि लोग जो है बिल्कुल क्या कहते हैं कि दयालु होते हैं, रूसो कहता है ना। रूसो कहता है कि ये लोग दयालु होते हैं, लॉक कहता है कि ये लोग अच्छे से रहते हैं, और हॉब्स कहता है कि ये लोग जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और उसी आधार पर इन्होंने अपने राज्य और जो भी बातें हैं इन्होंने दिया हुआ है। तो अगर जब आप ये थ्योरी पढ़ेंगे इनकी सामाजिक समझौता से संबंधित, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। लेकिन जितना फैक्ट बताते जा रहे हैं वो भी नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से पूरा एक सिलेबस बता देना तो थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि फिर एक ही क्वेश्चन हम करके रह जाएंगे, है ना। तो यहाँ 20 से 25 मिनट में ख़त्म करना होता है चूँकि हमें। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे रूसो, याद रखिएगा। इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक बार। चलिए अगला प्रश्न है, रूसो की समान इच्छा का मतलब है, मतलब रूसो की समान इच्छा। रूसो जब अपने राज्य की कल्पना के बारे में बताता है तो वहाँ पर लोगों की समान इच्छा की बात करता है। तो वहाँ पर क्या कहता है? समान इच्छा कुछ खास इच्छाओं का योग है? नहीं, केवल कुछ खास इच्छाओं का योग नहीं है। किसी खास राजनीतिक समाज के व्यक्तियों का विचारयुक्त इच्छाओं का योग है? नहीं, ये भी नहीं रहेगा। उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है और जिसका उद्देश्य समुदाय का समान हित हो। मतलब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसकी कोई इच्छा है और इसकी कोई इच्छा है, अगर ये इच्छा क्या हो कि जन कल्याण के लिए हो, इसकी ये इच्छा अगर जन कल्याण के लिए हो, सामान्य हित के लिए, मतलब जो साधारण लोग हैं, जो और भी लोग हैं, समाज के कल्याण के लिए अगर ये इच्छा होगा, तो इसकी ये एक इच्छा भी, क्योंकि रूसो क्या है कि सर्वधर्म सर्व कल्याण की बात करता है ना, तो वहाँ पर वो ऐसी बात करता है कि राज्य ऐसा धर्म बनाएगा, ऐसा कानून बनाएगा, या राज्य ऐसे राज करेगा कि सारे कार्य जो है सभी जनता के लिए होना चाहिए, न कि किसी एक के लिए। मतलब जब सबकी समान इच्छा जिस पर होगी उसी को फुलफ़िल करेगा राज्य,
वो ऐसी बात करता है। लेकिन यहाँ पर वो ये भी कहता है कि अगर एक व्यक्ति है, अगर वो इंडिविजुअल है और उसकी कोई इच्छा है और उसकी इच्छा जो है जन कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी है, उससे समान हित के लिए सभी के लिए लाभ होगा, तो उसकी ये इच्छा भी मानी जाएगी, है ना। तो वो ये बात करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इसको थोड़ा समझिएगा और इसको 2 बार सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वह शास्त्रीय अभिजात वर्ग की इच्छा है नहीं, ठीक है, वो कुछ लोगों की इच्छा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। यह राज्य में कानून का स्रोत है ना, यह सदैव जनहित में होता है तो है जनहित में, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता है, कहता है कि यह सबकी इच्छा है। रूसो क्या बोलता है? रूसो कहता है कि जो जिसमें सबकी इच्छा हो, मतलब कोई ऐसी नियम या कानून जिसमें सबकी इच्छा हो, उसी के बारे में जो है राज्य सब प्रबंध करेगा। यह सदैव सही होता है नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी ये जो व्याख्या है जो भी है मैं तो बता ही दे रहा हूँ, जहाँ पर इम्पोर्टेंट आएगा तो मैं व्याख्या भी आपको पूरी पढ़ के बता दूँगा, आप इतना अभी याद रखें। रूसो के लिए किसे समान इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? रूसो के लिए किस समान इच्छा की अभिव्यक्ति किसे माना जाता है? सत्य को, कर्तव्य को, शक्ति को या कानून को? यहाँ पर रूसो जो है कानून की बात करता है ना। ऐसा कानून बने जो समान हित के लिए हो, सबके लोगों के कल्याण के लिए हो, राज्य ऐसे कानून की व्यवस्था करेगा। तो यहाँ पर कानून को मान्यता देता है। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लॉक, हॉब्स, अरस्तु, रूसो, ठीक है ना। तो रूसो ने यहाँ पर इसका प्रतिपादन किया, समान इच्छा का सिद्धांत। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अच्छा, सामाजिक समझौते से कौन कौन संबंधित है? इसमें से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि सामाजिक समझौता जो है आपका, सामाजिक समझौता से संबंधित कौन कौन से विद्वान हैं? तो 3 थे, मैंने बताया था ना, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो यहाँ पर लॉक, हॉब्स, रूसो हो जाएंगे, अरस्तु नहीं होंगे, है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। ये किसका कथन है? या कह रहा है कि ये रूसो का जो ये कथन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछता भी है ये बार बार। ये किसका कथन है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वो सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। तो इसका क्या आशा है? रूसो का ये जो कथन है, इसका क्या आशा है? इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा के लिए वैध बनाया जाए, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, इन श्रृंखलाओं में कैदियों को मुक्त किया जाए, या सभी कारागार तोड़ दिए जाएं। तो इसमें सही होगा बी ऑप्शन, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, है ना। मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि उसको जो है तरह तरह के जो है कानूनों से बांध दिया जाता है ना। तो क्या होता है, जंजीरों में जकड़ा, जैसे जब पैदा होता है, समाज में आता है, तो क्या होता है ना, बंधन, उस पर कई तरीके के बंधन हो जाते हैं। तो वही कहता है रूसो कि इसको तोड़ देना चाहिए, श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। तो सबके समान हित की, समान इच्छा की बात करता है। वो कहता है कि जिसमें सभी मनुष्यों का हित समान होगा, मतलब सबका कोई कार्य ऐसा हो जिसके लिए 90% लोग तैयार हों और उनका हित भी हो रहा हो, तो वो कार्य करना चाहिए राज्य को, ठीक है ना। इस तरीके की बात रूसो कहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? वही देखिए, बार बार ये आता रहेगा, हॉब्स, लॉक, रूसो, गिलक्राइस्ट। तो यहाँ पर रूसो। अच्छा, इन तरह अब मान लीजिए जैसे ये दे दिया ना, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, तो यहाँ पर सामाजिक समझौता संबंधित सिद्धांत का है, तो देख लीजिए 3 है, हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों हो गए। गिलक्राइस्ट तो यहाँ वैसे ही निकल जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा अगर जैसे माइंड का भी अगर आप लगाएंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 है, किसने कहा आदमी जन्म के वक्त आज़ाद है और बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? देखिए, उसी कोटेशन को बार बार अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो सीधा आंसर हो जाएगा रूसो। अरिस्टोटल लिखा है, मार्क्स, लॉक। अरिस्टोटल वही अरस्तु हैं ये, है ना, इनको अरस्तु, इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह वीडियो में जकड़ा होता है, बस सेम टू सेम वही रूसो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
अब ये सब आप बार बार लगाते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे तो आप खुद ही स्किप हो सकते हैं कभी आ गया तो आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को लगाइए। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ठीक है, वही है। फिर रूसो, देखिए कितना बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से, है ना। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपने आत्मकथा में लिखा कि उसकी माँ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। बहुत ही अच्छा ये है, ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। और ये ऐसा बोलता है रूसो, हॉब्स, लॉक या कोई नहीं। तो ये हॉब्स बोलता है। हॉब्स के जन्म के समय क्या होता है, लड़ाई चल रही होती है। तो उस समय वो क्या कहता है कि मेरी माँ ने जो है जुड़वा बच्चों को पैदा किया है। किसे? एक तो उसे यानी हॉब्स को, और एक डर को, भय को। ठीक है, ये भी कई तरीके से घुमा फिरा के पूछता है, तो याद रखें कि किसका कथन है। तो हॉब्स का कथन है। हॉब्स के समय जो है वहाँ पर संघर्ष चल रहा था। अगला प्रश्न है कि किसने रूसो की समान इच्छा, रूसो की समान इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया। मतलब उसमें अध्यात्म को जोड़ दिया, जो रूसो की समान इच्छा थी, और उसमें सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व के अनुबंध को आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया। ठीक है, तो ये थे कांट। ग्रीन नहीं, बोसांके नहीं, हीगल नहीं, ये कांट थे। ये याद रखेंगे फैक्ट। ठीक है ना। और इसको व्याख्या इसकी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कांट रूसो की समान इच्छा, कौन? कांट रूसो की समान इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता है। समान इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता है, मतलब रूसो ने जो समान इच्छा की बात की थी लोगों के, मतलब जो उनकी समान इच्छा हो और सबके हित के लिए हो, रूसो कहते हैं। तो वो ऐसा कार्य जो है राज को करना चाहिए। तो कांट जो है इनकी इस बात में काफ़ी आस्था रखते हैं। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र हों, है ना। नैतिक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि शुभ इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संविदा के सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की? तो ये थे एक सन हेनरी मैन। सन हेनरी मैन ने इनकी आलोचना की है। एक तरीके से हॉब्स, लॉक, रूसो की जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत था, वो उसको क्या बोलते हैं? घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि, है ना। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। और भी ऑप्शन है एक्टन, मिल, हॉब हाउस, तो इसमें सन हेनरी मैन है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि निम्न में से किसने राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? किसमें जो है राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत की बात कर रहा है, जो राज्य की उत्पत्ति के से संबंधित बहुत सी सर्वमान्य, जो वर्तमान में अगर माना जाता है तो ऐतिहासिक सिद्धांत को ही माना जाता है राज्य की उत्पत्ति का। तो इसमें क्या है, क्या क्या शामिल होगा? रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना या युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि या समावेश। राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौता, राजनीतिक नेतृत्व, रक्त संबंध, सामाजिक समझौता, धर्म, अराजकता। तो इसमें क्या था? तो इसमें राजनीतिक चेतना थी, युद्ध था, धर्म था और रक्त संबंध। ठीक है ना। रक्त संबंध मतलब क्या था? ये धीरे धीरे विकास होता है इन सब चीज़ों का, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं और इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा है। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। देखिए, उसको ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। कई बार ऊपर आ चुका है क्वेश्चन में, या पिछले वाली वीडियो में भी होगा। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है। मतलब यह सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कृत्रिम रूप से, नहीं कि दैवीय उत्पत्ति हो गई, मतलब भगवान ने एक राजा भेज दिया और राज्य का मतलब राज्य बन गया, ऐसा नहीं है। कहता है कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे विकास हुआ है राज्य का, और आदिकालीन समाज में क्रमिक विकास करते हैं। देखिए, क्रमिक विकास करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्रमिक विकास करते हैं, ये क्रमिक विकास करते हैं। इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया है। राज्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख तत्व हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत जो है उसके प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियाँ, धर्म, युद्ध, आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीतिक चेतना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के विकास में कौन सा तत्व सहायक है?
राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक हैं? तो रक्त संबंध है, या मनुष्य के साथ सामाजिक प्रवृत्ति है, या आर्थिक गतिविधि है, उपयुक्त सभी है। तो यानी ऊपर सभी सही है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा भी है ना। तो यानी सभी सही है, तो यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राज्य के विकास में मुख्य भूमिका के द्वारा निभाई जाती है। राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो लिखा है रक्त संबंध, धर्म, समझौता, आर्थिक गतिविधियाँ। रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना। रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियाँ। रक्त संबंध, शक्ति, प्राकृतिक अधिकार, सामान्य इच्छा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, इसमें सभी चीज़ें जो है शामिल थीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने ये जो दैवी सिद्धांत था कि जो है राजा जो है ईश्वर की द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर ने जो है राजा को बनाया है, तो इसको प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो वो जेम्स प्रथम थे। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो समझ में आएगा। तो क्या है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रबल समर्थन 17वीं सदी में स्टुअर्ट में एक राजा थे जेम्स प्रथम के द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में किया गया। जेम्स प्रथम के अनुसार राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा लोग ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। सॉरी। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन, कभी कभी ये पूछता भी है सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, वो दैवीय उत्पत्ति है। और सबसे मान्यता प्राप्त या प्रचलित तो वो ऐतिहासिक या विकासवादी। इसके अनुसार राज्य मानवीय नहीं है, वरन ईश्वर के द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है। ठीक है, क्या कहता है कि राज्य मानवीय नहीं है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक दैविक संस्था है। इसलिए विविध धर्म ग्रंथों में भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। यहूदी धर्म में प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टमेंट, महाभारत, मनुस्मृति आदि में जो है इसका उल्लेख है। इसके बाद है कि सेंट अगस्टाइन और पोप ग्रेगरी द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। और कौन लोग समर्थन करते हैं? तो सेंट अगस्टाइन और पोप ग्रेगरी भी इसका समर्थन करते हैं। ये है कुछ जो है कोटेशंस दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। ये दैवी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं। ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। चलिए 73वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? देखिए अभी इसी की बात हो रही थी, सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है ना। सबसे प्राचीन ये है। और अगर सबसे प्रचलित या मान्यता प्राप्त कहेंगे तो वो विकासवादी या ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कि मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? मनु राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो मनु तो दैवी सिद्धांत के समर्थक थे। ठीक है ना। सामाजिक समझौता दिया है, विकासवादी दिया है, नहीं। तो यहाँ पर मनु जो है दैवी सिद्धांत के समर्थक थे। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 का प्रश्न है कि मनु राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मनु जो है वही दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत पर है ना। ये दैवी उत्पत्ति को मानते हैं या दैवी सिद्धांत को मानते हैं। यहाँ पर शक्ति है, सामाजिक समझौता है, ये सब सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 76वां। कह रहा है कि कौटिल्य राज्य के दैवी सिद्धांत में कितने देवता हैं? कौटिल्य के राज्य के दैवी सिद्धांत में कितने देवता हैं? तो यहाँ पर जो कौटिल्य की जगह अगर मनु दिया रहता, ठीक है, यहाँ पर अगर मनु दिया रहता तो वहाँ पर तब 8 देवताओं की वो बात करते हैं मनु, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर सही नहीं बन पाया। तो यहाँ पर मनु होता कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत में कितने देवता थे। चूँकि कौटिल्य जो है राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को नहीं मानता है। कौटिल्य जो है राज्य का समझौतावादी सिद्धांत के समर्थक थे, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, अगर यहाँ पर पूछता कि मनु के राज्य के दैवी सिद्धांत में कितने देवता थे तो ये 8 हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न भी है कि मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती थी? तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा 8। ठीक है ना, 8 देवताओं की बात करता है वो। तो ये था आज का जो 77 तक हम लोगों ने कर लिया है। तो ये सभी आपकी ये जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं, ठीक है, आईएलटी ग्रेड की हो गई,
और या तो जीडीसी हो गया, है ना, जीआईसी हो गया, यहाँ तक कि आपका ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये अवधारणात्मक जो भी ये व्याख्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बेस समझते हैं किसी चीज़ का, अगर आप बेस समझते हैं ना, तो आपको अन्य क्वेश्चन करने में सहायता मिलती है ना। और बाकी टीजीटी, एलटी, पीजीटी वगैरह की ये तो बहुत रामबाण चीज़ है कि अगर आप इसको सही से सॉल्व करते हैं, ये मान के चलिए 50% क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिल जाएंगे, अगर आप ये वीडियो सही से देखते हैं और नोट डाउन करके अगर पढ़ते हैं तो, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए और लोगों को, क्योंकि अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे पास। और लाइक ज़रूर कर दिया करिए प्लीज़ एक वीडियो का, है ना। चलिए, धन्यवाद।